हेलो बच्चा लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे और जो भी हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आईआईटी जेईई एडवांस लेवल तक का, अलोंग विथ प्रॉब्लम्स। तो मेरे साथ आपको कंसिस्टेंटली रे ऑप्टिक्स के सारे लेक्चर्स पूरे करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेक्चर आपने देखा और दूसरा आप छोड़ रहे हैं फिर तीसरा देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लेक्चर में आपको बने रहना है और कंसिस्टेंटली इस पूरे टॉपिक को, इस चैप्टर को मास्टर करके ही आपको दम लेना है। तो जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास में आ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है ऋत्विक बागरेचा। और बच्चों, मैं अपने इंट्रो में एक ही बात कहूंगा। जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था, जब मैं खुद आईआईटी से ग्रेजुएट नहीं हुआ था, इन प्रोसेस था, तब तक ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन ले चुके थे। तो इट हैज़ बीन अ रियली नाइस एंड लॉन्ग जर्नी मेंटरिंग सो मेनी स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी जेईई। और अब आपका नंबर है, आप फ़ायदा उठाइए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसका। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर बच्चों आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितने भी ऑसम फैकल्टीज प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी ऑसम फैकल्टीज, आपकी जिससे इच्छा हो उससे जाकर आप पढ़ सकते हैं, उनकी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में वो सारी चीज़ें आपको मिलती है जो प्लस सब्सक्रिप्शन में है। आपको यहाँ मिलता है पर्सनल मेंटर जो आपको स्टडी प्लानिंग में हेल्प करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, स्टडी मटेरियल मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स यहाँ आपको दिए जाते हैं, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स बाय एग्जाम एक्सपर्ट्स यहाँ आपको मिलते हैं, और टेस्ट एनालिसिस होता है कि कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं, कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है स्कोर बढ़ाने के लिए। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के वर्जन में आपको मिलता है। ऋत्विक 10 कोड यूज़ करना आपको भूलना नहीं है। ऋत्विक 10 कोड अगर आप यूज़ करते हो तो एडिशनल 10% ऑफ आपको अपफ्रंट मिलता है। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, जिसके बारे में अभी-अभी मैंने आपको बताया था, तो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के वर्जन में ये भी मिलता है। बट इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। आपका एग्ज़ाम कब है? अगले साल है या अगले से अगले साल? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का अगर आप लेते हो तो पर मंथ जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अगर थोड़ा कम ड्यूरेशन हो। तो बेटर है कि आप एग्ज़ाम तक की ड्यूरेशन का पूरा सब्सक्रिप्शन लें रादर देन पार्शियल। ऋत्विक 10 कोड यूज़ करने से एडिशनल 10% ऑफ आपको अपफ्रंट मिलेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। लिमिटेड एडिशन ऑफर इन दिनों चल रहा है आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलते हैं अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स बाय पोस्ट आपके घर तक। 21 जून से 30 जून तक के बीच में ही ये ऑफर वैलिड है। अगर आप पहले से अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हैं, तो अनअकैडमी आइकॉनिक में अपग्रेड करने के लिए लिमिटेड एडिशन ऑफर आपको चल रहा है। अगर आप ऐसा अपग्रेड करते हैं तो अगेन आपको अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स बाय पोस्ट घर तक भेजे जाएंगे। आईआईटी जेईई बम्पर ऑफर इन दिनों चल रहा है। 12 मंथ्स में 2 मंथ्स एडिशनल आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन पर। 24 मंथ सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ्स एडिशनल आपको दिए जाते हैं। 3 मंथ्स में 1 मंथ एडिशनल मिल रहा है। तो 3 मंथ्स वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो उनके लिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। तो आईआईटी जेईई बम्पर ऑफर जो है, अगर सीबीएसई प्लस आईआईटी जेईई कॉम्बो अगर आप लेते हो, ठीक है, तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, अपकमिंग बैचेस हैं कुछ, तो 30 जून से स्टार्ट हो रहे हैं 2 बैचेस, कुछ ऑनगोइंग है, और 23 जून से भी 2 बैच स्टार्ट हुए हैं क्लास 11th 12th सबके लिए। तो जो भी बैच आपको आपके करिकुलम से, आपके रिक्वायरमेंट से मैच खाते हैं, उनको जाके एक्सप्लोर करो, वहाँ की फ्री क्लासेस अटेंड करो, और जहाँ आपको एक ट्रस्ट फील होता है कि यहाँ मैं अपनी पूरी तैयारी कर सकता हूँ, सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है, जस्ट गो फॉर इट, जॉइन इट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आस्क अ डाउट फीचर आप यूज़ करो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आस्क अ डाउट फीचर जब आप यूज़ करोगे अनअकैडमी ऐप पर, तो आपको अपने जो डाउट्स आते हैं उनकी फ़ोटो लेकर यहाँ अपलोड करनी है। फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, एक फ़ोटो में एक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने। इंस्टेंटली आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? आईआईटी जेईई बिगेस्ट समर टेस्ट कार्निवल इन दिनों चल रहा है 7 जून से 26 जून तक। आपको 6 तरह की टेस्ट सीरीज़ नज़र आ रही होंगी। ये सारी टेस्ट सीरीज़ एक से एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ है।
जब भी आपको समय मिलता है तो जो डेट्स आपको नज़र आ रही हैं, उन पे होने वाले टेस्ट आप अटेंड करो, मज़ा आ जाएगा आपको और माइंड डेवलप होगा आपका अच्छा क्वालिटी टेस्ट देने से और तैयारी होगी वो अलग। तो रैंक जो है अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में जो आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए हर संडे सुबह 11 बजे होता है। अगर आपकी रैंक आती है 1 से 150 में, तो आपको बहुत फ़ायदा है स्कॉलरशिप मिलने से, क्योंकि रैंक 1 टू 3 को 1 ईयर आईआईटी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिलता है। अगर आपकी रैंक 4 से 10 है तो 75% स्कॉलरशिप, अगर आपकी रैंक 11 से 50 है तो 50% स्कॉलरशिप, अगर आपकी रैंक 51 से 150 है तो 25% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एनरोल करने के लिए और फ्री में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऋत्विक 10 कोड यूज़ करना होगा, ये आपको भूलना नहीं है। कुछ लकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट्स मिलेंगे, सरप्राइज़ गिफ्ट्स अनअकैडमी की तरफ से आईपैड, अमेज़न वाउचर्स, फिटबिट इंस्पायर, जेबीएल स्पीकर्स और ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेक गिफ्ट जो आपको लकी ड्रॉ से मिलेंगे। तो मतलब मैटर नहीं करता आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, जस्ट बाय अपीयरिंग फॉर दिस टेस्ट आप एलिजिबल हो लकी ड्रॉ के लिए। लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग आपको यहाँ मिलती है। 21 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं। 4 करोड़ प्लस वर्थ स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ मिलती हैं। सेपरेट कॉन्टेस्ट होता है टारगेट 21, 22 और 23 आईआईटी जेईई के लिए। ऋत्विक 10 कोड यूज करना मत भूलना। एनरोल करना है फ्री में और रजिस्टर करना है फ्री में, तो ऋत्विक 10 कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी संडे सुबह 11 बजे ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट देने से आपको इकोनॉमिकली बहुत फायदा होगा इन केस यू गेट स्कॉलरशिप। ऋत्विक 10 कोड अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज करते हो तो आपको अपफ्रंट एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। और अगर आपको चाहिए कि सर आप बताइए मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, तो आप हमेशा मुझे अप्रोच कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर या फिर होमवर्क ग्रुप पर। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, ताकि जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं वो सब उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। ठीक है? तो ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। सब के सब ये टेलीग्राम ग्रुप जाके फटाफट से जॉइन कर लो, ताकि जो भी मेरी क्लास के नोट्स हैं, सारी क्लासेस के, चाहे स्पेशल क्लासेस हो या यूट्यूब क्लासेस, सबके नोट्स और मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। अर्ली एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए आईआईटी जेईई 2022 के लिए चल रहा है इन दिनों। तो जो बच्चे ऐसा फ़ील करते हैं कि क्लास 11th और 12th में इतनी ज़्यादा मेहनत वो नहीं कर पाए या इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई मेहनत करने के बाद भी, तो नाउ इज़ योर टाइम बच्चा, मेक अ डिसीजन एंड जॉइन कर लो बैच, ताकि जितनी भी टेंशन है वो हमारी है और आगे आपको बस कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, गाइडेंस को फॉलो करना है, जो आपको दी जाए आपको मंज़िल ज़रूर मिलेगी। तो आज का जो लेक्चर है रे ऑप्टिक्स के ऊपर, वो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ने क्या-क्या वाले हैं। क्या-क्या पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में? देखो, रे ऑप्टिक्स में हम 2 तरह की बात करते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन के बारे में और दूसरी रिफ्रैक्शन के बारे में, है कि नहीं? तो अगर आपने सुना हो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, सुना तो है ही छोटी क्लासेस में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, अगर मैं बात करूँ, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर लाइट आके गिरती है ऐसे, ठीक है? अगर ये लाइट आके गिरने के बाद चली जाती है ऐसे, तो इसका मतलब है ये जिस तरफ से आ रही थी, उसी तरफ वापस लौट जाती है। तरफ मतलब इस मीडियम में, जैसे ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ये बाउंड्री थी, इंटरफ़ेस था, जो इस मीडियम 1 और 2 को डिवाइड करता है। तो अगर लाइट रे यहाँ से आ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर मतलब टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाती है जहाँ से आ रही थी, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है? और अगर हमारी जो लाइट है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुँच जाती है, जैसे कि यहाँ तरफ, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर हम क्या-क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन के अंदर हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? प्लेन मिरर के बारे में और स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कौन-कौन से? कॉन्वेक्स,
और दूसरा कॉनकेव। रिफ्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? देखो, रिफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। और हम पढ़ते हैं लेंस के ऊपर रिफ्रैक्शन। देन हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं, जिनके बारे में हम कवर करेंगे अपने लेक्चर में? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप में आप बोल सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप मेनली, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दैट क्लियर? ये 1, 2, 3 चीज़ें आप पढ़ोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा। और क्या पढ़ते हैं हम? प्रिज्म, और प्रिज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, जो हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे रे ऑप्टिक्स में। चले आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन में सबसे बेसिक चीज़ क्या? ये है बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट रे आई, टकरा के वापस चली गई इस तरफ, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये है आई कैप आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दे रखा है आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। तो ये जो लाइन है, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल डायरेक्शन या फिर नॉर्मल। ये जो लाइट रे आई और टकराई यहाँ पर किसी एंगल पे नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रे जा रही है यहाँ से उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ओके। एक तो ये, दूसरा क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in the same plane, अलग अलग प्लेन में नहीं, दे आर ऑल कोप्लेनर, ठीक है। सब के सब एक, तभी तो हम एक 2D प्लेन में इनको बना पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे ही हमको इस बात का ज्ञान हो जाता है, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं डेविएशन समझने के। डेविएशन क्या होता है? तो अच्छा, डेविएशन ये होता है कि जैसे एक लाइट रे आ रही है इस तरफ से, अगर ये लाइट रे इस सरफेस से ना टकराती तो ये सीधी 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 ऐसे जाती, राइट। बट अगर अब सरफेस से टकरा के लाइट रे तरफ जा रही है इस तरफ, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, और हम पहले से जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता ही है। ये सीधी जा रही थी, बट सीधी ना जाकर ये मुड़ के ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये जो है यही हमारा डेविएशन है, क्योंकि जो एक्चुअल डायरेक्शन था उससे भटक कर दूसरे रास्ते जाना, कितना मुड़ गई उसके लिए, डेल। इसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डेल को हम बोल सकते हैं पाई माइनस 2i के बराबर, ओके। तो डेल इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i, ये हमारा डेविएशन है। अगर ये डेल है तो ये आई है, तो डेल वर्सेस आई अगर हमें बनाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर i इज इक्वल्स टू 0, डेल की वैल्यू हो गई पाई। अगर डेल इज इक्वल्स टू 0 तो i की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, पाई बाई 2 नहीं, आई बाई 2, हो गया। i इज इक्वल्स टू 0 तो डेल की वैल्यू पाई, और डेल इज इक्वल्स टू 0 तो i की वैल्यू पाई बाई 2।
है, नो प्रॉब्लम, बेसिक चीज़ है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर हम बोलें आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब रे कैसे आ रही थी? ऐसे, मानते हो? और जाएगी कैसे? ऐसे। तो हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का क्या मतलब है? ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस अगर हम बात करते हैं तो डेविएशन कितना है हमारा यहाँ पे? 0। ओके। और अगर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब कैसा? सीधे स्ट्रेट नॉर्मल के अलाउ, आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 0। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा हमारा 0। डेविएशन कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि टकरा कर वापस अपने रास्ते लौटेगी ऐसे, मतलब ऐसे आते आते एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए 180 डिग्री का डेविएशन हम यहाँ बोलते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा है प्लेन मिरर, ओके। ये नॉर्मल। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाली जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आने वाली जो इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल से एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। अब हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कितनी आएगी? किस एंगल पे आएगी? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे आएगी कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर, ठीक है। क्यों ना यहाँ वाला जो एंगल है मैं वो आई और आई ले लेता हूँ, इस बार मैं थीटा कुछ और लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ, ये जो एंगल है वो आई है और ये एंगल भी आई, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ, ये जो प्लेन मिरर है इसको मैं रोटेट करने वाला हूँ, कैसे? ऐसे, रोटेट कर दिया। प्लेन मिरर को रोटेट करने वाला हूँ कितने एंगल से? मान लेते हैं प्लेन मिरर को मैं थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ। अगर प्लेन मिरर को मैं थीटा एंगल से रोटेट करूँ, मुझे क्या मिलेगा? देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी नॉर्मल चेंज हो जाएगी? यस। मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्लेन मिरर है नया, इसकी नॉर्मल है ये हमारा N1, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल है, और अगर प्लेन मिरर थीटा रोटेट हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल भी थीटा एंगल रोटेट हुई है। अब हमारा नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन जाएगा? ये ध्यान देने लायक बात है। हमारा जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, देखो ये जो इंसिडेंट रे है वो फिक्स्ड रहेगी, ये हमारी फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड रखते हुए हम प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो क्लियर कट, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, we are rotating plane mirror by angle theta. Keeping incident ray fixed, we are rotating plane mirror by angle theta. ठीक है। बट अब क्या है, इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा चेंज हो गया। कितना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हो गया आई माइनस थीटा के बराबर। अगर आई माइनस थीटा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे अब कहाँ होगी? नई रिफ्लेक्टेड रे हमारी होगी यहाँ पर कहीं,
मान लेते हैं ये हमारी नई रिफ्लेक्टेड रे है। मैं लिख देता हूँ आर रे, स्टार लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नई वाली, ये फर्स्ट वाले से कितना एंगल बना रही है? मतलब यहाँ नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है आई माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। और पहले वाली जो रिफ्लेक्टेड रे थी, ये कितना एंगल बना रही थी यहाँ से? ध्यान देते हैं। यहाँ से एंगल बना रही थी आई, और नई वाली से एंगल बना रही है कितना? आई प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये है रिफ्लेक्टेड रे पहली वाली और यह है रिफ्लेक्टेड रे दूसरी वाली, तो कितना एंगल इन दोनों के बीच में हो जाएगा? कितना एंगल इन दोनों के बीच में हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा फाइव, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे में जो फ़र्क आया है, जो रोटेशन आया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, ये मुझे मिलेगा 2 थीटा के बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा 2 थीटा के बराबर मुझे मिलेगा। बहुत बढ़िया। और हम क्या यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लिख सकते हैं, देखो कीपिंग प्लेन मिरर फिक्स्ड if incident ray is rotated by theta, then keeping plane mirror fixed, if incident ray is rotated by theta, then क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी, इस बारे में हमको एक्चुअली ध्यान देना है। ये हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, और ये हमारी नॉर्मल। यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे ले लेते हैं, इंसिडेंट रे ले लेते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है, जो एंगल आई पर आ रही है। और अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है, डेफिनेटली हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसी होगी? ऐसी होगी, जो एंगल आई पर होगी, आर रे 1। अब जब इंसिडेंट रे है, तो अगर मैं इस तरफ रोटेट करूं और इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ जाए, इस तरफ रोटेट करने के बाद, क्या जो रिफ्लेक्टेड रे है का भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, राइट। अगर ये थीटा एंगल रोटेट किए तो ये भी थीटा एंगल रोटेट करेगी, बट किस तरफ? जिस तरफ इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वी कैन से रिफ्लेक्टेड रे rotates by same angle as incident ray. Reflected ray rotates by same angle as incident ray but in opposite direction. ठीक है, अगर ये दो चीजें आपको समझ आ गई, अगर ये दो चीजें आपको समझ आ जाती है, तो क्या बोल सकते हैं? हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन करते हैं। आपको ये प्लेन मिरर ऐसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन, और ये हमारा नॉर्मल है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे डॉट। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूँ
ये जो इंसिडेंट रे है इसको अगर मैं 3 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करता हूँ और जो प्लेन मिरर है इसको 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करता हूँ, जो डायरेक्शंस मैंने शो किए हैं उस तो क्या होगा, ये जो ओ पॉइंट है इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रेस्पेक्ट टू ओ। यह हमें आपको बतानी है, क्या है, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रेस्पेक्ट टू। कैसे करेंगे, जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे इन्हीं को यूज करते हुए आप बता सकते हो आराम से। कैसे बताओगे, देखो अगर प्लेन मिरर मूव करता है थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे मूव करती है 2 थीटा से। क्या आपने पढ़ा था अभी, अगर प्लेन मिरर थीटा से रोटेट करता तो रिफ्लेक्टेड रे इन द सेम डायरेक्शन 2 थीटा से रोटेट करती। तो इसलिए जब प्लेन मिरर 2 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 इंटू 2 इन द सेम डायरेक्शन से मूव कर रही है। इंसिडेंट रे अगर 3 रेडियन पर सेकेंड से इस तरफ मूव कर रहा है तो जहां भी इंसिडेंट रे मूव करती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे मूव करती है विद द सेम एंगल या फिर कहो सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, हम यहाँ बोल सकते हैं कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हमें क्या मिल जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 7 रेडियन पर सेकेंड इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। ओके, अब हम बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज वर्चुअल इमेज ये सब क्या होती है के बारे में। रियल वर्सेस वर्चुअल क्या होता है ये हम बात करते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जहां से एक्चुअली जहां से एक्चुअली रेज आते हुए दिखें या स्क्रीन पर कॉल करें। क्या क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। अगर रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये, अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें वर्चुअल ऑब्जेक्ट जहां से रेज आते आते हुए दिखें, जहां से रेज आते हुए दिखें बट ओनली प्रोजेक्ट करने पर या लाइट रेज को वर्चुअली एक्सटेंड करने पर। ठीक है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हमने, यहाँ से एक्चुअली रेज आते हुए दिखाई देती हैं और स्क्रीन पर गिरती हैं वो रियल ऑब्जेक्ट है। और जहाँ से रेज आते हुए तो दिखती हैं बट सिर्फ लाइट रेज को एक्सटेंड करने पर ऐसा लगता है। ठीक है, एक्चुअली नहीं, लाइट रेज जब एक्सटेंड करते हैं वर्चुअली हम प्रोड्यूस करते हैं डैश 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 लाइंस बनाकर, तब हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में आइडिया लगता है। कैसे, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ,
वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो अगर ये हमारा सरफेस एक है, ये हमारा दूसरा सरफेस है, ये है ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, और ये है ऑब्जेक्ट ऐसा वर्चुअल, ये कैसा है, रियल। जैसे ये है आपकी स्क्रीन, आपकी स्क्रीन, हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, स्क्रीन के पीछे, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल। हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, स्क्रीन के सामने, ये ऑब्जेक्ट रियल। ठीक है, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लाइट रेज आते हुए दिखनी चाहिए कांच के अंदर, ये आ रही है, और यहाँ से भी लाइट रेज आ रही है, आने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इक्वल एंगल पे जाएगी। ठीक है, लेट से ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। ओके, ये यहाँ से टकरा के वापस जाती है। अब क्या ये दोनों लाइट रेज आपको कांच के अंदर कहीं दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, क्योंकि लाइट आई टकरा के वापस लौट गई, यहाँ से भी लाइट आई टकरा के वापस लौट गई। बट अगर मैं इनको वर्चुअली एक्सटेंड करूं इस तरह अगर मैं वर्चुअली एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ, तो यहाँ बनाता है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ बनता है दोनों का इंटरसेक्शन, जहाँ मैं बोल सकता हूँ कि हमारी इमेज बनेगी कैसी इमेज। अच्छा ये जो है मेजरिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाई है, डोंट वरी, ये एक्स ओ जो ऑब्जेक्ट है, एक्स आई जो है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से आगे, उतना ही मिरर से पीछे इमेज का डिस्टेंस हो, और ये इमेज कैसी है, वर्चुअल। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ इंटरसेक्ट होते हुए लग रही हैं हमारे एक्सटेंड करने पर। ठीक है, अब ये है वर्चुअल। वर्चुअल में क्या होता है, क्या यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं क्या, नहीं, यहाँ पर लाइट रेज जाती हुई दिखाई देती हैं यहाँ से, सपोज ये लाइट रे इसकी तरफ जा रही थी, ठीक है, और टकरा के लाइट रे इस तरफ मुड़ गई, ये एंगल हो गया थीटा, और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हम बोल देते हैं कितना होगा, x1, और ये डिस्टेंस बोल देते हैं x0, तो देखो यहाँ पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट की तरफ इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी, जा नहीं रही है, और टकरा के कहाँ इंटरसेक्ट करने वाली है, देखो यहाँ पर, यहाँ हम बोलेंगे आई। ठीक है, यहाँ इससे लाइट रे जा रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट रे जा रही है और वापस यहीं आ रही है, तो एक्चुअली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्चुअली इंटरसेक्ट होते हुए लाइट रेज नजर आ रही हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको रियल इमेज। ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्चुअल, क्योंकि ये वैसे भी हमने स्क्रीन के पीछे शो किया था। ओके, तो एक नोट आप यहाँ कर सकते हो, क्या, जो रियल इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं रियल इमेज, रियल इमेज को कर पाते हैं, वर्चुअल को नहीं कर पाते। रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, क्या लिख रहे थे हम, रियल इमेजेस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, अगर रियल इमेज नहीं है तो हम स्क्रीन पर उसको नहीं ले सकते वर्चुअल इमेज को। ठीक है, वर्चुअल कैन नॉट बी ओके। और चीज हम क्या नोटिफाई करवा सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, देन मतलब कौन सा वाला देन, अगर ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखा टू द प्लेन ऑफ द मिरर, देन क्या होगा, एन इरेक्ट इमेज with lateral inversion, an erect image with lateral inversion is formed. Okay. जैसे कि अगर हम रखते हैं सरफेस पे एक मोमबत्ती ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक इमेज बनेगी, नो डाउट, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और ये, दैट क्लियर, इन्वर्टेड बनेगी इमेज, और लेटरली इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल मतलब डायरेक्ट इमेज बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इधर ध्यान दो, मैं आपको पूछता हूँ, कीपिंग location of object fixed, keeping location of object fixed, if the mirror is shifted along normal drawn from the object, by a distance x, then the image also gets shifted, the image also gets shifted, but by a distance equals to question mark, कितना, keeping location of object fixed if the mirror is shifted along normal drawn from the object by a distance x, then the image also gets shifted but by a distance equals to question mark. ये डिस्टेंस हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेट्स से हम देखते हैं, अगर हमने एक मिरर लिया यहाँ पर, ये हमारा मिरर है, ये हमारी एक्सिस है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमने कितनी दूरी पर लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ठीक है। अब जो मिरर है इसको तो हमने फिक्स्ड कर दिया है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मिरर को शिफ्ट किया है बाय डिस्टेंस x, ठीक है। लेट्स से हमने मिरर को यहाँ शिफ्ट कर दिया है x डिस्टेंस, ये m पहले वाला था ओल्ड, अब नई पोजीशन पे आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर साइड में, ये नई पोजीशन कहाँ है, यहाँ, ठीक है। m न्यू, ये हमारी नई पोजीशन है, तो मिरर को कितना घिसकाया हमने, x डिस्टेंस तक घिसका दिया। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर O है हमारा फिक्स डिस्टेंस, तो यहाँ से U डिस्टेंस पर है, और x डिस्टेंस से हमने मिरर को घिसका दिया है, ओके।
जो पहले हमारी इमेज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी? जहाँ जितनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, क्या उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे की तरफ हमारी इमेज बनेगी? यहाँ पर। ये हमारा I1 यानी कि पहला जो लोकेशन था इमेज का वो। ओके? कितना हो गया ये? ये हो गया U और ये डिस्टेंस कितना हो गया? U। अब मिरर को अगर हमने घिसका दिया, तो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस एक्चुअली कितना हुआ? ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है एक्चुअली कितना हुआ? U प्लस एक्स। U प्लस एक्स। अगर ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस हुआ U प्लस एक्स, तो जो हमारी इमेज है का भी डिस्टेंस यहाँ से U प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक? ये हमारा I2 नया पोजीशन इमेज का। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से I1 से लेकर I2 तक ये शिफ्ट जो है डेल एक्स या फिर कहो डेल डी लिखने की बजाय सिर्फ डी लिख दूँ, सिर्फ डी लिख देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, जहाँ पहले इमेज थी और जहाँ बाद में इमेज है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो हम डी बोल सकते हैं। तो ये डी हम कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, पुराने वाले से टोटल डिस्टेंस। पुराने वाले से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? u प्लस एक्स और नए वाले से डिस्टेंस मतलब पुरानी वाली जो इमेज है उसका पुराने वाले से डिस्टेंस u, नई वाली जो इमेज है उसका पुराने वाले से डिस्टेंस कितना? u प्लस एक्स। इसका मतलब है u प्लस टू एक्स माइनस यू। तो ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 2x। क्या ये जो पहले इमेज थी और जो बाद में इमेज है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस का गैप आ जाएगा? 2x का। इसका मतलब पुरानी वाली जो इमेज है वो 2x से घिसक जाएगी। ठीक है? ओके। अब देखो एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर को लेकर। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है क्या कि सपोज अगर ये मिरर है और मिरर के लेफ्ट साइड में आप रखते हो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर और इसकी इमेज बनती है यहाँ राइट साइड में। ठीक है? ये हमारा मिरर। क्या ये मिरर अगर मैं ऊपर की तरफ घिसकाऊँ, ठीक है? अगर ये मिरर ऊपर की तरफ मूव करवाऊँ, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड या इमेज की स्पीड पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मतलब इमेज लोकेशन और ऑब्जेक्ट लोकेशन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर प्लेन मिरर ये फिक्स्ड रहेगा और ये फिक्स्ड रहेगा और अगर मैं प्लेन मिरर को मूव करता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ इफ़ प्लेन मिरर इज़ मूव्ड, इफ़ प्लेन मिरर इज़ मूव्ड then as well no change in image location, no change in image location। और अगर हम बोलते कि हमारा प्लेन मिरर तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है ओ ऑब्जेक्ट। ठीक है? और इसकी इमेज यहाँ पीछे। अगर ये ओ ऑब्जेक्ट ऊपर वी ओ जाने लगता है तो ये इमेज भी ऊपर सेम स्पीड से जाने लगेगी, तो हम बोल सकते हैं वी ओ इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है? और ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो इफ मिरर is placed fixed and the object is shifted by a distance x parallel to the plane of the mirror, then the image also gets shifted by the same amount in same direction। ठीक है? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ है, सेम रहेगी इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन मिरर।
बट अगर प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात की जाए तब चीजें बदल जाएंगी। कैसे? हेडिंग डाल दो, फाइंडिंग आउट वेलोसिटी, फाइंडिंग आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज of a moving object in front of a moving mirror। ठीक है, यह हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, एक मूविंग मिरर से पहले एक मिरर बना लेते हैं। मूव करेगा, कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे। ये मिरर बना लिया। अब मिरर बनाने के बाद हम एक एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेस, ये हमारी एक्सेस है रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज चल रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा इमेज। जो भी हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो दे रखा है उससे वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में सोचने वाले हैं, एक बात पक्की है कि पैरेलल डायरेक्शन में दोनों का सब कुछ सेम होगा। वेलोसिटी सेम, लोकेशन जो डिस्टेंस मूव करते हैं वो भी सेम होगा। बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। एक बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है तो इमेज इधर मूव करेगी, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है, ये वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन इट है कि नहीं। तो ये मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर, और इस तरफ लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल। ये ले लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल तरफ है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर इस तरफ है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज जिस भी तरफ हो, आप तो वेक्टर लिख लो इसको, ये इस तरफ हो या इस तरफ हो फर्क नहीं पड़ता मुझे, वेक्टर। और वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर में ले रहा हूँ, यह है वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर, यह है वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि मैं कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा। तो वो मैं सबसे पहले रेडिकेट कर देता हूँ। सबसे एक ही मैं ये कंपोनेंट यूज़ करूँगा, ये तो परपेंडिकुलर वाला, यहाँ परपेंडिकुलर वाला और यहाँ परपेंडिकुलर वाला, जिसमें ये डायरेक्शन राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वेक्टोरियली मैं लिखने वाला हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ऑब्जेक्ट की होगी वही स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इमेज की होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मुझे मिलेगी वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा ओनली इन डायरेक्शन perpendicular to plane of mirror। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। एक क्वेश्चन करते हैं के ऊपर। एक प्लेन मिरर है जो एक्स वाई जेड के अंदर पड़ा है। ठीक है, आप ये मान लो ये हमारा एक प्लेन मिरर है। किसमें है ये? एक्स जेड प्लेन में। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर, किस तरफ? प्लस वाई की तरफ। ठीक है, जैसा कि हमें दिख, तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ, दिक्कत नहीं है। प्लस वाई की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा,
प्लेन मिरर की जो वेलोसिटी हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर हमें दे रखी है 2i कैप माइनस 3 कैप प्लस 4k कैप, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3i कैप प्लस j कैप माइनस 7k, ठीक है? ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट है? वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें बतानी है कितनी होगी, ऑब्जेक्ट यहीं पे कहीं प्रेजेंट कह रहे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रियल ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ क्या होगी? तो सबसे पहले ध्यान देने लायक बात वो है कि कैसे हम अपनी इक्वेशन और कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करने वाले। मुझे पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी जो इक्वेशन आएगी वो कितनी है? ये इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट ये कहाँ है? ये इमेज कहाँ अप्लाई होगी? ओनली इन perpendicular directions, only in perpendicular directions। अगर ये ओनली इन perpendicular directions अप्लाई होगी तो मुझे बताओ किन किन कंपोनेंट्स पे अप्लाई होगी? एक तो ये मिरर जो रख दिया है ये एक्स जेड प्लेन में रख दिया है, तो मतलब एक्स और जेड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो हमारे लिए हो गए इन प्लेन। तो बचे कौन? सिर्फ वाई डायरेक्शन के, यानी कि माइनस 3 जे कैप इधर और प्लस जे कैप इधर। हम ये ओनली ये 2 चीज़ें यूज़ करेंगे अपने फ़ॉर्मूले में, बाकी सब एज़ इट इज़ रहेगा, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करने वाले। क्योंकि बाकी पॉइंट्स हमारे लिए पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू प्लेन मिरर है। और हमने बात की थी पैरेलल टू प्लेन मिरर में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज हम यहाँ लिख देंगे कि ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एम, यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि 3i कैप प्लस j कैप माइनस 7k कैप। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है हमें मिलेगा 4i कैप माइनस 3i कैप यानी कि i कैप माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7j कैप प्लस 8 प्लस 7। गलत आ गया ना? यही चीज़ तो मैं आपको बोल रहा था कि आपको पूरा पूरा वेक्टर नहीं लिखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। फिर भी आपने एक ने भी इस पे कमेंट नहीं किया। देखो ट्वाइस जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सी वेलोसिटी रखनी है? ओनली जो जे कैप वाले कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर है वो, यानी कि ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एम यानी कि माइनस 3 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज जे कैप। यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 7 जे कैप। जैसे ही हमें ये मिल गई वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, तो हम आराम से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? वही जो ऑब्जेक्ट की होगी एज इट इज एक्सेप्ट द जे कॉम्पोनेंट। यहाँ पे 3i कैप लिख दिया मैंने माइनस 7j कैप और बाकी वाला वापस माइनस 7k कैप। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज है, कोई खास फर्क नहीं आया, सिर्फ माइनस 7j कैप में हमने फर्क डाला है। इज दैट क्लियर? गुड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है इमेज की जब ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों चल रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रे ऑप्टिक्स में कवर कर लिए हैं। आगे के लिए हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करना ताकि जितने भी मेरे लेक्चर्स आते हैं वो आते ही आपको सबसे ऊपर दिखाई दें। ओके, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।